में उपस्थित माननीय अतुल जी, माननीय मुकुंद नायक जी, चोपड़ा जी, बाहेती जी और कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रहने वाले अच्छी संख्या में दिल्ली में सभी श्रोतागण और वनवासी समाज के प्रति एकात्मता का भाव प्रकट करने के लिए आप सब यहाँ आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए इसमें कुछ नयापन है, कार्यक्रम में आना नयापन नहीं है, लेकिन उसका मुख्य अतिथि बनना ये नयापन है। और दिल्ली कार्य से भी लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना रहा। शुक्ला जी ने ज़रा गलती कर दी, उन्होंने कहा 52 से मैं कार्यकर्ता हूँ, वास्तव में 92 से हूँ, 90 से हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया है। दिल्ली में हूँ तो शायद अपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को लगा कि मुख्य अतिथि बनना चाहिए। कल्याण आश्रम का काम और उसका महत्व, हमें से कई लोग पुराने होंगे, कई लोग अभी नए जुड़े होंगे, कुछ इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए होंगे। तो उसके काम, उसका महत्व ये कुछ हद तक अगर हम कहें तो कल्याण आश्रम के इतने वर्षों के प्रयासों से और नगरीय समाज के बीच में दिखने लगा है। और उसका प्रमाण ये दिल्ली का कार्यक्रम है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के लोगों को वनवासी समाज के बारे में, चूँकि यही ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर जनजाति समाज नहीं रहता है, तो बहुत कम जानकारी रही है। हम लोग जब शुरुआत में आते थे तो जो किताबों में पढ़ा या फिल्मों में देखा कि आदिवासी ऐसे होते हैं, उतना ही ज्ञान हुआ करता था। और किताबों में निश्चित रूप से गलत ही लिखा गया था, फिल्मों में भी गलत ही बताया जाता रहा है, अभी तक भी बताते हैं। लेकिन कल्याण आश्रम के प्रयासों से ऐसा हुआ कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य जहाँ पर किसी ने वनवासी देखे नहीं थे, हमने से अधिकांश कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट से लेके और मध्य क्षेत्र, जहाँ पर बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र है, और दक्षिण भारत, इनके वनवासियों से देखना हुआ, मिलना हुआ और समझ भी पैदा हुई। कल्याण आश्रम का इतिहास अगर हम देखें तो वास्तव में 52 में जो वर्णन किया कि उसकी स्थापना हुई थी, तो वो क्या परिस्थिति थी, ये कल्याण आश्रम के हर एक कार्यकर्ता को और जानने वालों की आवश्यकता है समझने की। और उसका नगरीय कार्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो देश जब आज़ाद हुआ, देश में सब दूर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जहाँ भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, उनका तिरंगे के साथ में स्वागत हो रहा था। ऐसे में भारत में एक स्थान ऐसा था, जशपुर के पास में कुनकुरी है, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री पंडित गए तो वहाँ उनका काले झंडों से स्वागत हुआ था और भारत माता की जय के बजाय जय यीशु के नारे लगे थे। और बड़ी संख्या में वहाँ के लोग भारत को अपना देश नहीं मान रहे थे। वो देखकर वो चौंके। फिर बाद में उन्होंने ठक्कर बापा जी से संपर्क किया, परम पूजनीय गुरु जी से संपर्क किया और कल्याण आश्रम के अपने जो संस्थापक हैं माननीय दादा साहब देशपांडे, वो कार्यकर्ता के रूप में वहाँ गए और वहाँ से शुरू हुई यात्रा। अब ऐसी स्थिति में है कि पूरे देश में कल्याण आश्रम का पहुँच है, लोग कल्याण आश्रम को जानने लगे हैं और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वनवासी समाज को जानने लगे। जब ये ध्यान में आता है कि फिर काम क्या है कल्याण आश्रम का, तो ऐसा लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता हूँ तो सबसे महत्वपूर्ण काम कल्याण आश्रम का हमारे नगरीय समाज को, जनजाति समाज के प्रति समझ और प्रेम जगाना है। जब हम में से अधिकांश लोग कल्याण आश्रम के काम की रिपोर्ट देखते होंगे, इतने क्षेत्रों में पहुँचे हैं, हर क्षेत्र में कोई सेवा कार्य चल रहा है, शिक्षा की प्रकल्प चल रहा है, आरोग्य का काम चल रहा है,
कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। तो ये भी इतना बड़ा आंकड़ा है कि देश में शायद कोई संगठन होगा किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला जिसका इतना बड़ा व्याप होगा, इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होगा, इतना बड़ा सेवा के क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में कार्य होगा और प्रभावी कार्य होगा। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि उससे बड़ा काम कल्याण आश्रम का है, जो वो सूक्ष्म है पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने वो भूमिका शुरुआत में रखी कि जब देश आज़ाद होने के बाद समाज का कुछ वर्ग देश को स्वतंत्र मानने को तैयार नहीं, वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो महत्वपूर्ण है और उसका मुख्य काम कल्याण आश्रम कर रहा है। अगर हम दिल्ली कार्य के बारे में सोचें तो हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो कोई बोलते हैं हमारे यहाँ तो वनवासी है ही नहीं, तो हम क्या करें। लेकिन ये बात एक महत्वपूर्ण समझने की है। और उसका अगर उसका महत्व बताना है तो मैं बताऊं कि कल्याण आश्रम का काम मतलब क्या। तो हमारे पूर्व अखिल भारतीय संगठन मंत्री जिनके साथ में मैं काफ़ी रहा, माननीय भास्कर राव जी, हम में से जो पुराने कार्यकर्ता है वो जानते होंगे। एक बार उनके साथ में शुरुआती दौर में जब मैं कार्यकर्ता था, उनके साथ एक कार्यक्रम में गया। वो कार्यक्रम में से लौटते हुए मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि आप तो पूरे देश में प्रवास करते हैं, तो प्रवास करते समय आपको कैसे ध्यान में आता है कि इस प्रांत का या इस स्थान का काम आगे बढ़ रहा है या कितना आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा मैं संख्या की तरफ नहीं देखता, कार्यक्रम के स्वरूप की तरफ नहीं देखता, लेकिन मैं इससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि कार्यक्रम में कितने नगरीय लोग आए और वनवासी बंधु आए, बंधु भगिनी आए, और उन दोनों के बीच में परस्पर व्यवहार कैसा था। क्योंकि मैं आता हूँ, लेकिन उनका परस्पर व्यवहार कैसा था, ये व्यवहार देखकर मुझे ध्यान में आता है कि किस क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम का काम आगे कितना बढ़ रहा है। तो जो मुख्य काम है वनवासी का वो है नगर को गांव में ले जाना, नगर को गांव से जोड़ना, और ख़ास तौर से वनवासी गांव से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अछूता है, उसके बारे में समझ कम है, और समझ कम होने के परिणाम बहुत अच्छा सोचने के बाद भी कई बार गलत हो जाते हैं। और देश की एकात्मता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का जनजाति समाज 11 करोड़ है, 11 करोड़ की आबादी है। ये सामान्यतः नगर में रहे हुए लोगों को जब बोलते हैं तो उनको थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्होंने जो ट्राइब की कल्पना की, उनको लगता है कि जंगल में रहने वाले थोड़े बहुत लोग जो अंडमान में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पर इतना नहीं। हमारा समाज बहुत बड़ा है। चूँकि हम सब अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़े, इसलिए हमने उसी दृष्टि से ट्राइब्स को देखा, आदि मानव के करीब देखा, लेकिन भारत में ऐसी परंपरा नहीं थी। पुराणों में उल्लेख है, लेकिन हम शायद पढ़ते समय उसको भूल जाते हैं, हमारी पढ़ाई हावी हो जाए। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारा समाज नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी, ये 3 भागों में है। और वनवासी समाज के प्रति ग्रामवासी और नगरवासी का जो व्यवहार था वो कितना महत्वपूर्ण था, कितना पवित्र था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ, और वो अभी भी कायम है। तो ये परस्पर संबंध, परस्पर एक दूसरे के अधिकारों का महत्व, सम्मान का महत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कल्याण आश्रम के नगरीय क्रम में जिस प्रकार की अब प्रगति हो रही है, जिसका परिणाम आज ये कार्यक्रम भी है, और हम में से जो कार्यकर्ता भी हैं और नए लोग भी आए हैं, उन सबसे मैं अपील करूँगा कि नगरीय समाज वनवासी क्षेत्र में कैसे जाए। जाने मात्र से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा हमारा इतने वर्षों का अनुभव है। उसके बाद कुछ बताना नहीं पड़ता, कोई प्रस्तुति नहीं करना पड़ती, कोई ऐसे आयोजनों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसके कारण लोगों में परस्पर मेलजोल वो अपने आप होने लगता है।
बड़ा काम ये है कि हम सब जाएं और लोगों को लेकर जाएं। एक और अच्छी बात हुई है, बहुत लंबे समय के बाद में हमारा दिल्ली में साकेत में कार्यालय बनने जा रहा है। कार्यालय बन रहा था, उसके लिए ज़मीन मिली, तो वास्तव में मेरे मन में एक पीड़ा भी हुई थी कि जिस संगठन का सबसे ज़्यादा काम है, जिसके सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, उसको ज़मीन अभी थोड़ी छोटी मिली है, लेकिन फिर भी हमारे पास में है। केंद्र आरंभ होगा, हम अपना वहाँ अच्छा कार्यालय भी बनाएंगे, शोध केंद्र भी बनाएंगे, और इसमें से संतुष्ट नहीं होंगे। मैं दिल्ली में हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इतने से संतुष्ट नहीं होंगे। अपने काम का महत्व इतना है कि सरकार ने जो किया है वो तो बहुत छोटी बात है, ऐसा मानना चाहिए। हमें उससे बड़ा करना है, और उससे बड़ा करके, और दिल्ली में जहाँ पर से एकेडमिक्स जाता है, जहाँ से देश में समझ जाती है, जहाँ प्रशासन है, शासन है, वहाँ के लोगों को जनजाति समझना, उनका महत्व समझना। तो मुख्य धारा एक शब्द प्रयोग होता है, तो मुख्य धारा में लाना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। मुख्य धारा के दो भाग हैं, एक मुख्य धारा है हमारी सांस्कृतिक मुख्य धारा, और एक मुख्य धारा है हमारी विकास की मुख्य धारा। तो ये बात निश्चित है कि विकास की मुख्य धारा में जनजाति समाज पिछड़ा है, और काफ़ी पिछड़ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसके जंगल के अधिकार छीन लिए, वो बहुत सारे मामलों में वंचित हो गया। नई जो विकास की अवधारणा है, आर्थिक आधार पर सुख, उससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाया, इसलिए उस मुख्य धारा से वो दूर है। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक मुख्य धारा की बात करें तो वास्तव में भारत की सांस्कृतिक मुख्य धारा जनजाति समाज के जीवन पद्धति में से ही दिखती है। आज कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हम अपनी धर्म रक्षा की और संस्कृति रक्षा की बात करते हैं, और जब हम आपस में बात करते होंगे नगर में, तो हम यही कहते हैं कि अपने हिंदू धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, और हम सब चिंतित हैं कि नगर में इसको कैसे कायम करेंगे। हमारी जो कम्युनिटी लिविंग है, ये परंपरा अगर जीवित रही तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहेंगी। जब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएंगे तो वो कैसे जीवित रहेगी? इच्छा खूब करते रहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी लिविंग तो भूल जाएं हम लोग। अब नगर में तो कुटुंब भी एक साथ नहीं रह पा रहा है। ऐसे में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को व्यवहार में लाने के उदाहरण अगर देखने हैं तो अभी वो सिर्फ जनजातीय क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, और वो जनजातीय क्षेत्र में जाना, उसको महसूस करना, वही हमको फिर से प्रेरणा दे सकता है। हम केवल शास्त्रों को पढ़कर और दुनिया की बुराइयां देखकर केवल रुदन कर सकते हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हम वैसे होते जा रहे हैं। तो अगर इसको ठीक होना है तो नगरीय समाज को जाना पड़ेगा, जनजाति समाज को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। उसी में से हमको हमारी अस्मिता ध्यान में आएगी, और ये करने का काम कल्याण आश्रम के नगरीय कार्यकर्ताओं को करने की आवश्यकता है। कल्याण आश्रम के काम को संभालने की आवश्यकता है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्टर्स बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ में जनजाति से कर उससे प्रेरणा लेकर हमारी नई पीढ़ी को जीवन मूल्यों को, हमारी जो कम्युनिटी लिविंग हम जिसको कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष देखना है तो वहीं देख सकेंगे। नहीं तो हमारी आगे वाली पीढ़ी तो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया को देखते हुए उसी दिशा में जाएगी। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग अभिभावक हैं, और उनमें अपने बच्चों को लेकर ये चिंता सभी को होती है कि चलो हमको तो हमारे दादाजी ने, और हम तो एक बड़े कुटुंब में रहे, तो बहुत से संस्कार मिल गए। अब हमारी नई जनरेशन कैसे जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जाएगी? इसको जीवित रखना है तो जनजाति क्षेत्र को बचाना पड़ेगा,
उनके जीवन मूल्यों को बचाना पड़ेगा। उनके साथ रहते हुए बहुत सारी बातें हम हमारी परंपराओं को जीवित रखने में सीख सकते हैं। ऐसा काम कल्याण आश्रम का है। और दिल्ली का महत्व और विशेष भी है, क्योंकि दिल्ली को देखकर बाकी नगरीय समाज देखता है, उससे प्रेरणा भी लेता है। ऐसा हम सब मिलकर कर सकेंगे, इस आशा के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ एक अच्छे कार्यक्रम की, और भविष्य के लिए भी कि कल्याण आश्रम जैसा संगठन, इसके बारे में हम देश को ही नहीं पूरी दुनिया को भी बहुत अच्छा समझा सकेंगे। ऐसा हम सीखेंगे भी और आगे काम भी करेंगे। सभी को धन्यवाद।